हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का। आज इंडेक्स में 265 पॉइंट्स की कमी और क्लोजिंग होती है 44,192 पे। बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज जो है वो क्लोज हुआ 44,192 पे। आज कुल 364 कंपनीज एक्टिव रही, जिसमें 130 कंपनीज पॉजिटिव, 216 नेगेटिव और 18 कंपनीज अनचेंज थी। वॉल्यूम्स कल से निस्बतन थोड़े बहुत बेहतर, बट काफी डिस्करेजिंग इस वक्त वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं। 325 मिलियन शेयर्स का आज कारोबार हुआ। 11.77 बिलियन रुपीस के मालियत के ये शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिसमें वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम जो है इसमें आज क्लोजिंग हुई इसकी ₹2.57 पे और 20 पैसे कमी के साथ द वॉल्यूम ऑफ 35 मिलियन शेयर्स इसने मार्केट को लीड किया। आज की मार्केट भी लगभग उसी तरीके की मार्केट जो पिछले 3-4 सेशन से हम देख रहे हैं कि एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है, एक फियर ऑफ अननोन जो है हमारे इन्वेस्टर्स के जहनों में है। इस वक्त लोकल इन्वेस्टर्स जो है वो बाइंग नहीं कर रहे। पिछले एक महीने के दौरान 1 जनवरी से और आज तक, कल तक हमने देखा कि मार्केट में तकरीबन $100 मिलियन का जो माल है वो हमारे इन्वेस्टर्स ने बेचा है और फॉरेनर्स ने खरीदा है। बहरहाल आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर इंतहाई अहम सेक्टर और इंतहाई कमजोर मुआशी पहलू हमारा, जो कि कहलाता है हमारा टैक्सों का निज़ाम। इन टैक्सों के निज़ाम के हवाले से हम बात करेंगे और इस वक्त आपको बताते चलें कि हमारे जीडीपी में टैक्सों का जो तनासुब है इस वक्त खित्ते में सबसे कम है। पाकिस्तान में इस वक्त जो जीएसटी हम दे रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द अगर देखें तो महंगाई की जिस तरीके से जो शरह है, ज़ाहिर कि एक डिस्करेजिंग है। पाकिस्तान में टैक्सों का निज़ाम बावजूद तमाम तर कोशिशों के वो इस्लाहात जो है वो सामने नहीं आ पा रही और हर दूसरे साल बात की जाती है एक नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम की। इन तमाम उमूर का हम जायजा लेंगे। अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराते चले। माहिर टैक्स उमूर शब्बर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। शब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस न्यूज़ शो के लिए वक्त निकालने का। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि पिछले एक डेकेड से तो हम ही देख रहे हैं इस प्रोग्राम के हवाले से हर साल कोशिश की जाती है, हमारे जो टैक्स मैनेजमेंट है वो बेहतर नहीं हो पा रही, टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा नहीं बढ़ पा रहा, टैक्स नेट जो है उसको हम वसी नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ और सिर्फ जोर देते हैं कि हम किसी तरीके से जीएसटी हमारा बढ़ जाए या सारी की सारी कलेक्शन जो है एज ए विदहोल्डिंग जो है वहां से आ जाए। डायरेक्ट टैक्सेस पाकिस्तान में पनप नहीं पा रहे, क्यों शब्बर साहब? देखिए इसमें हर आदमी ये समझता है कि इसमें प्रॉब्लम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है, मगर मैंने अपने 3 दिहाइयों के तजर्बे के बुनियाद पे अब ये इस नतीजे पहुंचा हूँ मैं कि हमारी बुनियादी प्रॉब्लम हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क की है, जिसको हमने इस तरह डिज़ाइन कर लिया है कि हम एक इजी टैक्स कलेक्शन और एक मराज याफ्ता तबके के लिए टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं विदहोल्डिंग के तरीके से, और हमने इनकम टैक्सेशन के निज़ाम को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है और इसलिए पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम अब एक पॉलिसी निज़ाम में, एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, पॉलिसी जो है वो इकनॉमिक्स के साथ टाई अप नहीं हो रही है। मगर इमरान, में यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि टैक्स कलेक्शन तो अपनी जगह पर है जो नहीं हो रही है, मगर आज का निज़ाम अगर टैक्स का चलता रहा, जो कि नहीं चलना चाहिए किसी हाल में भी, तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट सेक्टर, जो अभी आप मार्केट की बात कर रहे थे, वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि हमने नॉन कॉर्पोरेट और नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को बाय डिज़ाइन, आई एम स्ट्रेसिंग बाय द वर्ड बाय डिज़ाइन, एक बाकायदा फितरी अमल के तहत इनकॉर्पोरेट किया है, और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ा रोग है। तो एक ऐसे वक्त में जब सीपैक जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बैकबोन साबित होगा, ऐसा कि ऐसे वक्त में जब दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ने जा रही है, तो ऐसे में जो हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है, स्पेशली टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से क्या नीड ऑफ द आवर क्या है शब्बर साहब? देखिए हमारी नीड ऑफ द आवर ये है कि हम 3 चीज़ों पर बिल्कुल क्लियर हो जाएं। पहली बात हमें क्लियर होना है कि हमें अपनी मईशत को डॉक्यूमेंट करना है। अगर हम इस पर क्लियर नहीं है कि डॉक्यूमेंट नहीं करना, तो फिर टैक्सेशन जो सेकेंडरी स्टेप है
दूसरा हमें ये डिसाइड करना है कि हमें जहाँ तक हो सके अपने आप को कॉर्पोरेटाइज करना है, और तीसरा हमें डिसाइड ये करना है कि हमें इनकम बेस्ड टैक्सेशन करनी है। अगर ये तीन बुनियादी उसूल हमने नहीं अपनाए तो फिर हमारा माशी मुस्तकबिल बिल्कुल ही तारीख हो जाएगा और हम किसी गिनती तो सर अगर इनकम बेस्ड टैक्स सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो आपकी एग्रीकल्चर लॉबी जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठी है, जो कि कानून साज इदारों में बैठी है, वही इसको नहीं आगे आने देते। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, तो ये डिस्पैरिटी नहीं है, ये निजाम कैसे तब्दील होगा? इमरान, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये एक गलत फहमी है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम बेस्ड टैक्सेशन है, उसकी रिकवरी नहीं है। यस, आई एग्री। अच्छा, रिकवरी नहीं, उसकी रिकवरी नहीं है, उस पर हमारा जोर नहीं है, उसको हम समझने को तैयार नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम पे ये कहना कि टैक्सेशन नहीं है, ये गलत। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है, उसकी रिकवरी नहीं है। लेकिन सर जो टैक्स है, क्या वो प्रोविंशियल डोमेन वाला आप टैक्स की बात कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन के ऊपर कह रहे हैं, या किस चीज? नहीं, देखिए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पाकिस्तान के कम से कम 3 सूबों में तो मौजूद है, बड़े रिफाइंड फॉर्म में लॉ मौजूद है। उसमें इनकम बेस्ड टैक्सेशन भी है, फिक्स बेस्ड टैक्सेशन भी है, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। पंजाब में भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मौजूद है, सिंध में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मौजूद है। मैं सिंध का वज़ीर ख़ज़ाना रह चुका हूँ, मैंने उसके ऊपर काम करने की कोशिश की है, मगर वो हमारे एग्रीकल्चर लॉबी की या देहात में रहने वाले सियासतदानों की प्रायोरिटी में नहीं है। वो उसको मजाक समझते हैं, और जब तक उसको मजाक समझते रहेंगे ये मसला हल नहीं होगा। मैं एग्रीकल्चर इनकम से टैक्सेशन की रिकवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है रिकवरी बहुत कम हो, मगर हमें ये डिसाइड करना है कि पाकिस्तान में चाहे एग्रीकल्चर हो या बिजनेस हो, हर एक को टैक्स देना है, बराबर देना है। एक जो शिकायत है टैक्स मैनेजर ज़ाहिर है कि इससे पहले जितनी भी टैक्स पॉलिसी आई है बहुत अहम उसमें आपका कंट्रीब्यूशन रहा। फेलियर कहां पर आता है? क्योंकि पाकिस्तान में आप 15%, 16%, 17% जीएसटी इंपोज कर देते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन हम नहीं पकड़ पा रहे। हर साल जो है बजट के मौके पे आता है कि एफबीआर ने 7 लाख के करीब लोग आइडेंटिफाई किए हैं, और एफबीआर जो है उनको ट्रेस करेगा। मेरे ख्याल से एफबीआर की अपनी जो कारकर्दगी है इसके ऊपर क्या कहेंगे शब्बर साहब? देखिए हमारा आप मुझसे पूछ रहे कि मैं यहाँ इसमें रहा हूँ, यस, और आप मुझसे पूछेंगे कि आप नाकामी की वजह क्या है। नाकामी की 2 वजूहात हैं। पहली बात तो हमने ये फैसला कर लिया है कि हमारे पैसे पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, और हमने ऐसे सिस्टम डिज़ाइन किए हैं कि पैसे हमारे आसानी से पाकिस्तान से बाहर पार्क हो जाएं कानूनी तरीके से, और अब इतना बड़ा पैसा बाहर पार्क हो गया, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये फैसला कर लिया है पाकिस्तानियों को, टैक्स पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ ये, और उसमें मैं हमेशा नाकाम होता रहा हूँ कि हमने जब कहा, हमने फैसला कर लिया है कि हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे बल्कि हम ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये जा रहे नहीं, जा चुके हैं। ये 2 चीज़ें जो हमने फैसले किए हैं, और ये सियासी फैसले थे। और आज जो आप बाज़गश्त सुन रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, वो बाज़गश्त उस बाज़गश्त का नतीजा है जो हमने 2 फैसले किए। मेरी बात को गौर से दोबारा समझें। हमने ये फैसला किया कि मेरा असल कैपिटल पाकिस्तान से बाहर रहेगा। सर, एक बाज़गश्त और हो रही है, एक और टैक्स एमनेस्टी स्कीम की बाज़गश्त हो रही है, और बैरूनी असास से डिक्लेयर करने के हवाले से। बाज़गश्त उसी बाज़गश्त का नतीजा है जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये उसी बाज़गश्त का नतीजा है। और ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम की बात कर रहे हैं, जो हम बात फॉरेन एसेट की, ये स्कीम की बात मैंने ही शुरू की थी, मैंने ही इस पर बात शुरू की थी। और मैं ये समझता हूँ, मैं तमाम इस बात से एग्री करता हूँ कि एमनेस्टी एक बहुत गलत चीज़ है, एक नहीं होनी चाहिए, और टैक्स देने वालों के साथ ये मजाक है, और मैं भी उन टैक्स देने वालों में शामिल हूँ जो टैक्स देते रहे। मगर अगर मैं आपसे किसी को, आप मुझे टाइम दें, मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि पाकिस्तान में फॉरेन एसेट के ऊपर टैक्स एमनेस्टी क्यों आनी चाहिए, इसकी मैं रैशनल आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान में फॉरेन एसेट पे टैक्स एमनेस्टी आनी चाहिए। और मैं आपको सिर्फ मुख्तसर ये कह सकता हूँ कि मेरी जाती कैलकुलेशन ये कह रही है कि पाकिस्तानीज का कम अज कम 100 से 120 बिलियन डॉलर का एसेट बाहर पड़ा है। 120 अरब डॉलर्स के असासे बाहर पड़े। अच्छा, तो ये जरूरत पैनामा के बाद आप समझ रहे हैं कि कानून साजी। अब मैं आगे चलता हूँ। 100, और अगर आप कोई भी किसी किस्म का ड्रैकोनियन लॉ भी ले आएं, कुछ भी ले आएं, तो ये एसेट कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये बात आप मेरी लिख लें जी। अगर इसमें से आया तो मैक्सिमम 3 से 4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आएगा, आप चाहे एमनेस्टी 1% पे दें या 2% पे। आउट ऑफ दिस 120 बिलियन डॉलर्स। जी,
अच्छा, जो पाकिस्तान बहुत, आएगा, बहुत बहुत अहम पॉइंट इस वक्त आपने रेज किया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ, विद योर परमिशन एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलना चाहेंगे। ब्रेक सिलसिले को यहीं से हम दोबारा जोड़ते हैं ना, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ शब्बर जैदी साहब तो मौजूद ही हैं। हमें ज्वाइन किया है AKD ग्रुप के चेयरमैन जनाब अकील करीम डैडी साहब ने भी। अकील साहब बहुत शुक्रिया। शब्बर साहब इस वक्त यहाँ प्रोग्राम में फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानियों के 1 से 120 अरब डॉलर के असासे बैरून मुल्क मौजूद हैं और रविश यह है कि वो हमको लेकर नहीं आने, लेकिन उनके लिए भी एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है वो सोची जा रही है कि वो अपने इन एसेट्स को डिक्लेयर करें, और अगर ऐसा होता भी है तो सिर्फ 3-4 अरब डॉलर ही पाकिस्तान में वापस आएंगे। तो अकील साहब 120 अरब डॉलर बहुत बड़ा एक अमाउंट है, तो क्या इसमें किन लोगों के ज्यादा हो सकते हैं, सियासतदान? इस वक्त जो ऑफशोर अकाउंट के बारे में मालूमात मिल चुकी है और काफी बड़ी तादाद में लोग एक्सपोज हो गए हैं। हाँ। और अब ये कहना है कि पाकिस्तानियों का जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है, वो तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी काफी बड़ी तादाद में लोगों के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है कि ये पाकिस्तान से पैसा बाहर गया है। लोगों ने अपनी वेल्थ डिक्लेयर नहीं किया। अगर किसी में वेल्थ, फिर मैं समझता हूँ कि कोई नहीं है। और एक बंदा जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान से पैसे लेके गया है, मैं समझता हूँ उनको वापस भी लाना चाहिए और उनके ऊपर टैक्स भी लगाना चाहिए। तो आप ये समझते हैं कि ये जो एमनेस्टी स्कीम है इसका कुछ फायदा होगा? क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख में 10-12 एमनेस्टी स्कीम्स आ चुकी है। हमें क्या फायदा हुआ किसी भी टैक्स एमनेस्टी स्कीम का? देखिए, पुरानी एमनेस्टी जितनी दी गई है वो पाकिस्तान के अंदर जो पैसा था उसके बारे में दी गई है। ये वो पैसा है जो लोग चोरी करके लेके गए, जिन्होंने आपके मुल्क को गरीब किया है, आपके मुल्क के रेवेन्यू को लूटा है। पाकिस्तान में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वो रोजगार छीना है। तो ये जो ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, जो पाकिस्तानियों ने ये डकैती भी की है, चोरी भी की है, और हर किस्म के क्राइम इनके ऊपर प्रूव हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर हमने एमनेस्टी दी तो ये इससे बड़ी तबाही पाकिस्तान में नहीं हो सकती। ये मैं समझता हूँ कि जो नैब के चेयरमैन साहब का बयान था कि जो पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मैं समझता हूँ कि आज इन पैसों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर एमनेस्टी आपने इनको दे दी जो रेड हैंडेड पकड़े गए चोरी करते हुए, और जो पकड़े गए उनको एमनेस्टी दे दी, तो फिर ये बेचारे हमने जो हजारों लाखों लोग जेल में पकड़े हुए 5,000 रुपए चोरी करते हुए, 50,000 रुपए चोरी करते हुए, तो इनको सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। एक ऐसे लोगों को आप एमनेस्टी देने के लिए मीटिंगें कर रहे हो जो डिजर्व नहीं करते किसी भी सूरत में। शब्बर साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि ज्यादती है ऐसे लोगों के खिलाफ जो टैक्स पे करते हैं, और जो टैक्स नहीं पे करते, जो चोरी करके लेके गए, उनको आप एमनेस्टी स्कीम देना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि एमनेस्टी किसी किस्म की भी टैक्स निज़ाम के लिए कोई अच्छी, मगर इस छोटे से प्रोग्राम में मैं शायद वो अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकूँ जो मैं बड़ी स्ट्रांगली प्रपोज कर रहा हूँ पाकिस्तान में फॉरेन एसेट की एमनेस्टी। मैं अकील भाई की इस बात से एग्री करता हूं कि पैसे पाकिस्तान से बाहर हैं। ये इस बात से एग्री नहीं करता कि जो पैसे बाहर हैं वो सारे चोरी से गए हैं। अच्छा, अगर पैनामा इशू नहीं होता, मुझे बात कंप्लीट करने दें। मैं इस अकील भाई भी इस फील्ड में है, मैं भी इस फील्ड में हूँ। मेरी जाती व्यू है कि अगर 120 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि इस 120 बिलियन में से 100 बिलियन ऐसा है जो चोरी से नहीं गया, जो पाकिस्तान के सिस्टम से गया है, जो आपने यहाँ रास्ते दिए हुए हैं, और उसमें से ऐसा भी है जो टैक्सेबल ही नहीं है। तो ये एक सब्जेक्ट इतना हम इसको 1-2 मिनट में या इस चीज़ में नहीं हैंडल कर सकते। मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में 120 बिलियन के एसेट मौजूद हैं। पाकिस्तान में एमनेस्टी अगर आप लाएंगे तो तकरीबन आपके पास 3 से 4 बिलियन रुपीस कैश में आएगा, मगर डिक्लेरेशन जो आएगी वो कम से कम 30 से 40 अरब की आएगी। अच्छा, और पाकिस्तान में ये अगर डिक्लेरेशन आई
तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इसके ऊपर बिल्कुल सही है, हम और आप बैठ के डिबेट कर सकते हैं कि एमनेस्टी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आज ही के अखबार में एक डिटेल स्टडी आई है कि दुनिया में आफ्टर दिस नई रेगुलेशंस एमनेस्टी क्यों लाई जा रही हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर अकील साहब, मेरे बहुत दोस्त हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आज एक ज़रूरत है कि मैं अगेन कहता हूँ, बिजनेसमैन के लिए, कारोबारी हजरात के लिए वो पैसे जो पाकिस्तान के, मैं नहीं कहता कि टैक्स चोरी है, जो रिकॉर्ड से बाहर हैं, वेल्थ स्टेटमेंट से बाहर हैं, उनको लाने का कोई रास्ता हमें देना पड़ेगा। हमें अकील साहब 120 अरब डॉलर की जो एसेट्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दावे से कह सकता हूं कि उसमें 100 अरब डॉलर जो हैं वो जेन्युइन के वहां पे एसेट्स बने हुए, तो 20 में से अगर 3-4 अरब डॉलर वापस आते तो ये मेरे ख्याल से बुरा सौदा तो नहीं है। देखिए, मैं सबर जैदी साहब को चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता कि ये अपनी फील्ड के माहिर हैं, इसमें कोई शक और नहीं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये एक पाकिस्तान की टॉप की फंड के पार्टनर भी हैं, और जाहिर बात है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े अकाउंट भी हैंडल करते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जो अकाउंट वेल्थ में डिक्लेयर नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि वो चोरी का नहीं भी होगा, लेकिन गलत तरीके से ले गया है, और उन पैसे को ले जाने से हमारे मुल्क को नुकसान हुआ है। अगर सबर ये समझते हैं कि ये लोग वापस आए, सिस्टम में रहें, तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, ये सारा इशू कहाँ से शुरू होता है, ये पनामा से ये सारा इशू शुरू होता है, और पनामा ने जो आपके अकाउंट को एक्सपोज किया है, तो किसी ने भी खुशी से एक्सपोज नहीं हुए। ये एक पूरी दुनिया में पनामा इशू रेस हुआ, उस रेस करने की वजह से ये एक्सपोज हुए हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ, अगर हम ये समझते हैं कि एमनेस्टी देनी भी चाहिए, चलो फर्ज कर लो देनी चाहिए, लेकिन उस एमनेस्टी पे गवर्नमेंट कम से कम इतना टैक्स जरूर ले कि हमारे मुल्क इसका बेनिफिशियरी हो। ठीक है अखिल साहब, लास्ट मिनट में एक सवाल, लास्ट मिनट में बिल्कुल, कि आप कह रहे हैं कि ये जो अरबों डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए, तो क्या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, आपकी कैपिटल मार्केट में ये पैसा वापस भी आ सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में वापस आया और राउट हुआ हो ये पैसा? देखिए, मैं आपको बता दूं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो भी पैसा आता है वो डिक्लेयर्ड होता है, और इसमें से तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये पैसा जाहिर बात है ऑफशोर अकाउंट के सूरत में जो पाकिस्तान से गया है, इसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अकील डेडी ने पैसे इन्वेस्ट किए और अपने में डिक्लेयर किए, तो मैं समझता हूँ उसके बारे में हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर मैंने डिक्लेयर नहीं किए हैं तो जाहिर बात है कि ये मेरा ऊपर का पैसा था। शुक्रिया अकील करीम डैडी और शब्बर जैदी साहब आज के इस प्रोग्राम में शरीक रहे। तो इस गुफ्तगू में बात की टैक्स इस्लाहात के हवाले से, और इस वक्त जो एक नई एमनेस्टी स्कीम के हवाले से बात की जा रही है, जिसके जरिए जो फॉरेन एसेट्स हैं उनको क्लियर करने की बात की जा रही है। इंशाल्लाह इस इशू को, इस सिलसिले को आगे के प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। फिर वक्त आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।